नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कवर करूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज है आपकी वो सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और इन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जो कि स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है @ओनली करंट अफेयर्स, तो उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होती हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की पहली न्यूज को देखेंगे। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है ये जीएस पेपर 2 से है, आईआर से रिलेटेड है। देखिए यहां पर इंडिया और जापान के बीच में इंडो जापान जो रिलेशन है उसके अंतर्गत जो है लॉजिस्टिक्स जो आपका एग्रीमेंट हुआ है वो साइन हुआ है, वो समझौता हुआ है। तो ये न्यूज हमारे लिए आई। अब हमको न्यूज कैसे यूज करना है, अगर पेपर से ही न्यूज पढ़ना हो तो आप भी नॉर्मली अपने से ही उसको कवर कर लेंगे। दरअसल हमारा यहां पर इंटेंशन क्या होना चाहिए कि भैया हमको आईआर में सुपर पावर्स पढ़नी है। तो सुपर पावर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूएसए को, हम पढ़ेंगे किसको, यूएसएसआर को, हम किसको पढ़ेंगे, जापान को, हम किसको पढ़ेंगे, चाइना को। तो हम इसको लेके चलेंगे और फिर क्वाड वगैरह जो आप देखते हैं लॉजिस्टिक्स, तो हम रीजन वाइज लेके चलेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब वास्तव में हमको जो अगर इंडिया के साथ हमको सुपर पावर्स को देखना हो, मतलब इंडो और अगर हमको सुपर पावर्स को देखना हो तो हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इंडो और आप यूएसए देखेंगे, यूएसए के बाद आप चाइना देखेंगे, चाइना के साथ ही आप यूएसएसआर जो आपका रशिया है आप वो देखेंगे आप, उसके बाद अपन जापान देखेंगे और उसके बाद वहां पर यूरोपियन यूनियन देखेंगे और इंडिया चाइना रशिया ट्रायंगल देखेंगे और क्वाड देखेंगे, जहां पर आप इंडो, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखते हैं। यह हमारा पढ़ने का दायरा होना चाहिए। अब जो यहां पर बात की जा रही, मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं कि कैसे और क्यों आखिर इंडिया जापान के बीच में ही लॉजिस्टिक्स का आपका एग्रीमेंट क्यों हुआ। क्योंकि ये जो एरिया है आपका इंडियन ओशियन है, यहां से होके मैक्सिमम ट्रेड और जो तेल वगैरह की आपूर्ति होती है वो जापान को होती है। अब ये जो आपका इंडियन ओशियन रीजन है आपका, साउथ चाइना जो सी है आपका, वहां पर क्या देख रहे हैं आप, चाइना की एग्रेसिव आपकी क्या देख रहे हैं, चाइना की एग्रेसिव वहां पर स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, वहां पर पॉलिसी देख रहे हैं आप। तो यहां पर क्या है, चाणक्य का एक स्टेटमेंट है कि एनिमी का एनिमी क्या होता है, फ्रेंड होता है। तो चाइना का क्या है, दोनों के साथ क्या है, संबंध खराब है। किसके किसके साथ, रशिया के साथ भी, जापान के साथ भी, इंडिया के साथ भी। अभी लगातार जो है क्या हो रहा है वहां पर मतभेद जारी है, कॉन्ट्राडिक्शन जारी है, रेगुलर जारी है ना। कल ही न्यूज में कवर किया था हम लोगों ने। तो यहां पर सबसे बड़ा रूल क्या होता है, यहां पर आईआर में बैलेंस ऑफ पावर है, एशिया में शक्ति का संतुलन करना है। अब ये जो एशिया पैसिफिक वाला आपका रीजन है, जो आईओआर रीजन है, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, वहां पर राष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्रीय नहीं मतलब प्राकृतिक हो गया आपका, सॉरी ध्यान दीजिएगा ध्यान से, नेचुरल अलाई के रूप में कौन देख रहा है वहां, विकल्प के रूप में कौन देख रहा है, यूएस की। क्योंकि वहां पर यूएस की जो हेजेमनी है, जो यूएस की हेजेमनी है, उसकी जो आईआर की पॉलिसी के अंतर्गत जो आप देखते हैं फॉरेन पॉलिसी में, उसके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है कौन, चाइना। तो चाइना के इस टाइप जो आक्रामक आपका राइज देख रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए ये सब जो है आपके समझौते किए जाते हैं। ये तो हो गई बेसिक्स की बात। अब जब हम बात करते हैं नेचुरल अलाई की, तो भैया जापान में भी आपका देखिए, इंडो जापान का आप देखेंगे तो बहुत पुराना बौद्ध धर्म से कल्चरल आपका क्या है, इंटरेक्शन है। उसके बाद आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जो है वो आरसीईपी के अंतर्गत जो आप देखेंगे है ना, जो कॉम्प्रिहेंसिव आपका क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक जो पैक्ट हुआ है किसके किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। तो क्या बोला जाता है कि स्ट्रैटेजिक जो आपके सामरिक हित होते हैं उसमें भी तो कॉपरेशन चाहिए, सामंजस्य, तो उसी के अंतर्गत इसको माना जाता है। जैसे आप देख रहे थे इंडो और यूएस के बीच में जो आपका लॉजिस्टिक क्या हुआ था, समझौता हुआ था विगत 2 वर्षों पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो पहले अपने यहां क्या था, लेमोआ था, लेमोआ के बाद आपका कॉम कासा आया, उसके बाद आपका बैका भी देखते हैं। अब ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये है कि भैया ये कर क्यों रहे हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाइना को हमको काउंटर करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को हमको काउंटर करने के लिए वहां पर हमको इस टाइप के समझौते करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जापान जो है इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड बिल्कुल कंट्री है, वो सुपर पावर में आता है। भला है उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर अटैक हुआ उसके ऊपर तो उसने शांति की नीति अपनाई, लेकिन वो बहुत पावरफुल है टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है, टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स वगैरह आप देखते हैं, है ना, हर जगह टेक्नोलॉजी से संदर्भित जो भी आप क्षेत्र देखेंगे वहां पर वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सशक्त है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेफरेंस के हमको देखना कैसे। अब हम यहां कंटेंट देख लेंगे हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, और हम जो जो भी हमारा क्या होगा कीवर्ड होगा मैं आपको हाईलाइट कराता हूं, उसको आप नोट डाउन करिए, अपने नोट्स पे उसको एम्बेडेड करिए, वो आपको मेंस में मार्क्स फेच कराएगा, ये मैं आपको यहां पर एश्योर रोज करता हूं। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई कि भैया इंडिया और जापान हैव साइंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका इंडिया और जो इंडिया की अब आर्म फोर्स ही तो करेगी और जापान की जो आपकी डिफेंस फोर्सेस, इसके बीच में हुआ, नॉर्मल सी चीज है ये। ठीक है, अब इसके संदर्भ में किसने किसने किया, तो भैया रक्षा सचिव थे और जापान के आपके राजदूत थे, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भारत के साथ और किसके किसके साथ, मैंने यूएसए का बता ही दिया आपको, उसके अलावा फ्रांस के साथ भी ऐसा ही समझौता है, उसके साथ ही ओमन के साथ है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसके बाद सिंगापुर को। इतनी जो ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही, कारण क्या है, क्योंकि सारे जो संसाधन है वो तो आपके बोलते हैं ना कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा तो उसका जो बैटल फील्ड होगा आपका इंडियन ओशियन रीजन होगा। कारण क्या है, सब सारे संसाधन वही हैं। अब जब विकास की एक अवस्था जो है अपने पीक पे, पराकाष्ठा पे, चरम पे पहुंच जाती है तो भैया नए संसाधनों का दोहन करने के लिए नए क्षेत्र चाहिए, तो वहां पर अपना प्रभुत्व जमाने की जो भी सुपर पावर्स होगी वहां कोशिश करेंगी। और चाइना तो ड्रैगन है, जहां खड़ा होगा वहां क्या करेगा, आग उगलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए उसी तरीके की बात की गई है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी, ओमन के साथ भी, सिंगापुर के साथ। तो मतलब आप क्या समझेंगे इसको कि ये आपका क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी है, स्ट्रैटेजिक जो आपके कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो आप क्वाड देखते हैं वो है क्या आपका क्वाड, कि जो चीन का आपका इकोनॉमिक और जो मिलिट्री पावर है उसका जो राइज हो रहा है, वो अमेरिका के हेजेमनी को जो है सर्वाधिक रूप से वहां से चुनौती मिल रही है। इसलिए उसको क्या करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर, प्रतिसंतुलित, काउंटर बैलेंस करने के लिए अब यूएसए, आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रैटेजिक जो है अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इसको कॉमन स्ट्रैटेजिक थ्रेट भी बोला जाता है ना, कॉमन स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी बोल लीजिए आप। तो भैया आईओआर रीजन में सबको तो चाहिए ना वहां पर सिक्योरिटी, तो म्यूचुअल वहां पर क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक रेफरेंस हो गया। अब ये देखिए कि इसके इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, तो इसमें क्या किसको मतलब फोकस किया गया। तो सबसे पहला जो आपका कीवर्ड है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है ना, नई नई जगह वो अपने बेस लगा रहे हैं, आप देखते हैं ना, नेवल जो है अपना बेस यहां स्थापित कर दिया, यहां स्थापित कर दिया, तो वो संदर्भ लेके चलिए आप। ठीक है ना, तो जो आपका मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है, एंड कैन अपग्रेड इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइज एज बोथ कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू शेयर मैरीटाइम फैसिलिटीज फॉर म्यूचुअल आपके बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो आप सैन्य अभ्यास देखते रहते हैं, ठीक है ना, आप सैन्य अभ्यास जो है रेगुलर देखते रहते हैं, फेमस नाम भी सुनते रहते हैं आप लोग, मालाबार। अब उसमें मालाबार में कौन कौन है, अब दिमाग लगाइए, यूएसए है, जापान है ही है वहां पर, उसके बाद इंडिया भी है। क्या है ये चीज, ये वही तो है वहां पर काउंटर करने के लिए। सारी चीजें एक आपके कीवर्ड से जाके जुड़ जाएंगी, ये फैक्ट्स होते हैं, और फैक्ट्स में ज्यादा परेशान नहीं होना, प्रीलिम्स में बस हमको यूज करना होता, हमको कंटेंट लेके जाना है। मेंस तक फाइनल सिलेक्शन आपको मेंस दिलाएगा, मेंस के मार्क्स ही आपको आपकी रैंक दिलाएंगे, अच्छी जगह आपके लिए सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि भैया यहां पर जो भी आपकी नौसैनिक अभ्यास है उसको और क्या करना, अपग्रेड करना, उसका उन्नयन करना। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों का, मैरीटाइम जो इंटरेस्ट है दोनों के सेम है, आईओआर रीजन है, चाइना का राइज है वहां पर, तो वहां पर जो है जिस तरीके की भी आपकी समुद्री सुविधाएं होंगी, जो भी आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, किस आयाम पे, मैरीटाइम फैसिलिटीज को जो क्या करेंगे वहां पर मोबिलाइज करेंगे, ऐसी सुविधाएं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मुहैया कराएंगे। ये है आपका लॉजिस्टिक क्या है, मैरीटाइम के संदर्भ में आपका, ये आपका क्या हो गया, आपका समझौता हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम फैसिलिटीज, दो कीवर्ड हो गए। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है विल एनहांस जो आपका इंटीरियो मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब अंतः सक्रियता, एक दूसरे के बीच में जो भी क्रियाकलाप वो करते हैं, है ना, मैरीटाइम के संदर्भ में वहां पर इंटरैक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसमें स्पेशल एक वर्ड यूज किया गया है यहां पर, स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब दोनों के बीच में जो आपके बाइलैटरल हैं
है ना, जो भी रक्षा गतिविधियां, उसमें तो वहां अपग्रेडेशन होगा ही, उसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक जो है आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजिक जो है यहां पर रणनीति पर दोनों एक दूसरे के बीच एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चीजें वही हैं, घुमा फिरा के वही चीजें डिक्टेट की जाती हैं, लिखने का केवल तरीका होता है। पॉइंट्स गिन चुन के 5 ही होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, मार्क्स उसी में मिलते हैं। अब यहां पर सप्लाईज की बात आ जाएगी, सर्विसेज की, वो तो इंक्लूडेड ही होगा ना आपका, है ना। इसमें क्या क्या, जैसे इंक्लूडिंग फूड हो गया आपका, ठीक है, और उसके अलावा वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम है, क्लोथिंग है, कम्युनिकेशन है, मेडिकल सर्विसेज है, उसका यूज, रिपेयर ऑफ मतलब रिपेयर की आपकी फैसिलिटीज, ठीक है, और भी जो आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड आपकी जो सर्विसेज है वो भी उसके अंतर्गत शामिल है आपकी, ठीक है ना, एयरलिफ्ट वगैरह भी उसके अंतर्गत शामिल। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। अब उसके बाद देखिए, ये जो आपका एग्रीमेंट है ये इंपॉर्टेंट, कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक ये आपका लागू रहेगा, और 10 ईयर्स के बाद बोल रहे हैं कि या तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड हो जाएगा अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल आपकी क्या बनी रहती है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहां सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट आता है। सोवरेंटी का मतलब क्या, कि भैया हर देश स्वतंत्र है ना, किसके साथ संबंध रखेगा किसके साथ नहीं। तो अगर आने वाले टाइम दोनों पक्ष इसमें राजी रहेंगे तो यह कंटिन्यू हो जाएगा, और नहीं तो अगर कोई पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय लेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। वही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए, इंडिया में एक जो आप 90s के बाद एक जो प्रैग्मेटिक बोलते हैं ना, रियलिज्म अप्रोच जो है अपनाई जा रही है आईआर में, तो उसमें आप क्या संदर्भ रखते हैं, उसमें रखते हैं इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक, जो आपका ज्योग्राफिकल आपका कंटेक्स्ट वहां पर आता है। उसमें एक वर्ड आता है स्ट्रैटेजिक आपकी ऑटोनॉमी, मतलब क्या, रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब हम, भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र है, भारत अपने हितों के संदर्भ में किसी देश के साथ जो है वो संबंध बना सकता है रणनीतिक, लेकिन वहां पर उसका जो हित होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, वो उसमें से किसी भी तरीके का क्या नहीं करेगा, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब वो वहां पर क्या है, ऑटोनॉमी वाली, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो आप कीवर्ड सुनते हैं ये सब यूज करने से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप उसी को लिख सकते हैं, वहां किसी तरीके का प्रभुत्व तो नहीं होता, वो किसी तरीके का सैटेलाइट, हमारा जो भारत देश है वो कंट्री नहीं बनेगा, जिसको पिछलग्गू देश बोले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो मतलब ये जो समझौता हुआ है लॉजिस्टिक्स, इसके जो समझौते हैं अन्य देशों के साथ कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है। तो 2016 में जो मैंने अभी आपको बताया लमोया के बारे में, है ना, यूएस के साथ आपका हुआ था आपका एग्रीमेंट, जिसको लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब आप ये समझ गए ना कि ये एग्रीमेंट कौन सा होता है, भैया यूएसए के साथ हो, हमारा चाहे इनके साथ हो, सिंगापुर के चाहे ओमान के साथ, अब कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब उसमें उसके अंतर्गत जब शामिल हुआ इंडिया, तो क्या एक्सेस मिली इंडिया को, तो भैया गल्फ ऑफ जो आपकी जिबूती है, डिएगो गार्सिया, अब यूएसए के जो आपके बेस है, गुआम है, और आपका क्या है जो सुबिक है, इन सब जो जगह है वहां तक भारत की एक्सेस क्या हुई, वहां पर पहुंच सुनिश्चित हो पाई भारत देश की, ठीक है। और जो सारी फैसिलिटीज चाहिए वो वहां पर मुहैया कराए जा रहे, तो एक दूसरे के बीच में कैसा स्ट्रैटेजिक आपका कॉपरेशन की बात की जा रही है। अब इसके बाद 2018 में भारत को देखेंगे तो फ्रांस के साथ भी ऐसा ही आपका एग्रीमेंट किया गया। क्यों, उसके कारण क्या हुआ, तो ड्यू टू फ्रेंच नेवल बेस पोजीशन इन द रीयूनियन आइलैंड नियर मडागास्कर एंड जिबूती, वहां पर एक्सेस सुनिश्चित हुई। इट गिव्स द इंडियन नेवी एक्सेस टू द साउथ वेस्ट, जो आपका आईओआर रीजन है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस क्या है भैया इसका भारत के लिए, तो देखिए अगस्त 2017 में मैटर वही आ जाएगा, घुमा फिरा के चाइना को आना ही आना है। जहां पर भी आप करंट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे वहां चाइना आपका प्रोमिनेंट क्या है, फैक्टर है। तो यहां पर लिखा है कि 2017 में जिबूती में जो है अपना पहला क्या बनाया उन्होंने, अपना जो है फॉरेन में एक नेवल बेस जो है, सैन्य अड्डा जो है, उन्होंने क्या किया, चाइना ने वहां पर बनाने का वहां पर निर्णय लिया और बना लिया। अब उसके कारण क्या है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भैया चाइना जो है वो अपना राइज जो है बहुत एग्रेसिवली कर रहा है। तो इसी जो उसकी एक्सपेंशन वाली जो आपकी स्ट्रैटेजी है, एक्सपेंशनिज्म जिसको ये बोल रहे हैं, विस्तारवादी रणनीति, उसी की पृष्ठभूमि में भारत के लिए बैलेंस ऑफ पावर को यथार्थ रूप देने के लिए, जो आपका शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए इस तरीके के जो समझौते हैं, संबंध है, बनाने की आवश्यकता वहां पर भारत को हुई, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहां पर चाइना ने ये, मतलब चाइना के बारे में फैक्ट बता रहे हैं कि चाइना सर्टेनली हैज एक्सेस टू द कराची एंड ग्वादर। आपको पता ही है कि ग्वादर का और कराची का जो है पूरा का पूरा जो है आपका मैटर, वहां पर तापी आप लोग सुनते होंगे, है ना। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसको बाईपास करके दूसरा ईरान वाले रास्ते से भारत ने अपना रास्ता निकाला है। यहां से हमेशा जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती थी, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला भी जो है आपका वो क्या चल रहा है, मैटर चल ही रहा है वो भी, है ना।
ना, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर है आपका चाइना पाकिस्तान वाला, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि ग्वादर पोर्ट्स इन पाकिस्तान फॉर इट्स सबमरीन्स एंड वॉरशिप। तो भैया चाइना ने तो यहां तक आपका क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया। और आपको पता है चाइना एक ही पॉलिसी पे काम करता है, 2049 तक वहां का एक ही एम है कि पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट रैंक पे पहुंचना है वो चाइना को पहुंचना। उसकी प्लानिंग देखिए, इंडिया देखिए ओबीओआर क्यों बनाया, उसका जो इस तरफ का जो आपका पार्ट है, यहां पर क्या है, अनरेस्ट है, तो उसने उसको जोड़ा। अब वहां पर इकोनॉमिक रूप से अगर वो उस क्षेत्र को रिलायंस बना देगा, वहां पर रोजगार जो है स्वायत्तता बना देगा, वहां पर उद्योग लगा देगा, वहां पर आर्थिक रूप से उसका अपग्रेडेशन कर देगा, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो वहां अनरेस्ट खत्म होगा। दूसरी चीज, वो ओबीओआर से जा कहां रहा है, यूरोप तक जा रहा है। यूरोप के बाद से उसका रास्ता कहां है, यूएसए को क्रॉस करना है, फर्स्ट नंबर पे निकलना है। आप 78 से देख लीजिए, चाहे आप डेंग को देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, चाइना एक ही पॉलिसी पे चल रहा है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है एक्सेस हो गई थी। उसके अलावा आप देखेंगे इट इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू बिल्ड मिलिट्री बेसेस इन कंबोडिया में भी, वानाटू में भी, और भी देशों में जो है फर्दर स्ट्रेंथनिंग का प्रयास जो है इंडो पैसिफिक रीजन में हमेशा चाइना करता रहता है, ठीक है ना। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत को इस तरीके के समझौते करने की जरूरत है। और सारी सुपर पावर्स को, चाहे आपका जापान हो, चाहे आपका सेंकाकू जो आपका द्वीप है, वहां लेके तो सारा विवाद बना ही हुआ है ना, आप देखते ही हैं, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी वगैरह आप लोग सुनते होंगे, तो सब जो है द्वीपीय राष्ट्रों को समस्या है वहां पर। ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसको काउंटर करेगा, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया छोड़ दीजिए, बाकी साउथ कोरिया भी, यूएसए भी, है ना। और चाइना को जो है उधर से काउंटर कौन कर रहा है, चाइना की तरफ यूएसएसआर हो गया आपका, उधर पाकिस्तान। तो उस एंगल से आपको देखना है, ठीक है ना, आईआर में इस चीज को। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ऐसे भी आता है एक। तो ये इतना ही था इसमें, बाकी चीजें मैंने बता दी है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, और ये जो आपका किससे रिलेटेड है, पैडी जो स्टबल जलाते हैं, पराली जो दहन होता है, आपको पता है कि हमारे यहां इसको डिस्पोज करने का जो है वो उतनी तकनीकी नहीं है, उतनी हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है किसानों के पास, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो वो जो नीचे बचा हुआ पार्ट रहता है उसको वो वहीं पर जला देते, तो उससे धुआं होता है। तो ठंडी के टाइम पे क्या होता है, जो आपका एनवायरमेंट होता है वो कैसा रहता है, आपका ठंडा होता है, तो भारी हवा होती है, तो मूवमेंट नहीं होता लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब ये ट्रैपिंग हो जाती है, तो आपको क्या, दिल्ली में जो स्मॉग वाला आप देखते हैं पूरा पॉल्यूशन, वो इसी से रिलेटेड है। अब इस रेफरेंस में आप इस न्यूज को पढ़िए। अब कोई भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, यहां पे पंजाब की जो आपकी एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसने अभी यहां पर क्या किया है, मतलब इस तरीके के विकल्प की जो पराली का जो वहां पर वेस्ट हो रहा है, तो वेस्ट टू मैनेजमेंट कि उसको रिन्यूएबल आप एनर्जी की तरह आप उसको यूज कर लो, वेस्ट टू मैनेजमेंट उसको क्या करो, आप रिसाइकिल करके उसको किसी तरीके से लाभ में कन्वर्ट कर दो। तो भैया इस तरीके की जो है अल्टरनेटिव जो आपके विकल्प है, उसके संदर्भ में यहां पर इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया पेडा ने, है ना, उन्होंने अल्टरनेटिव्स क्रिएट किया है ताकि स्टबल जो है उसका यूटिलाइज किया जा सके, उसको उपयोगी बनाया जा सके। दिस इंक्लूड सेटिंग अप जो आपका बायोमास पावर प्लांट्स है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग बायो सीएनजी फ्रॉम द पैडी स्टबल। आपका बायोमास आ गया, बायोमास आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इसको कनेक्ट करिए आप पेरिस से, पेरिस क्लाइमेट जो आपकी डील है उससे कनेक्ट करिए आईएनडीसी से। तो हमको वहां के टारगेट्स अचीव करने तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ना, वही चीज है ये आपकी, ठीक है। थर्ड पेपर से जाके जुड़ेगी, एनवायरमेंट से, फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके बारे में आप कुछ जो है आपका फैक्चुअल जानकारी है कि भैया ये जो आपकी पेडा है ये कब फॉर्म की गई, तो सितंबर 1991 में आपकी स्टेट की नोडल एजेंसी है। ये किस लिए है, प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, किस तरीके के प्रोग्राम्स को करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को करेगी, और एनर्जी कंजर्वेशन के संदर्भ में जो भी आपके प्रोग्राम होंगे, स्टेट कौन सा, आपके पंजाब के संदर्भ में बात करें। अब इसका गठन किसके हिसाब से हुआ होगा, तो ये एक्ट तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा कि सोसाइटी आपका एक्ट है, जो कौन सा, जो आपका 1860 का है, ब्रिटिशर्स के काल का है। 1861 में कौन सा एक्ट आ रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके जस्ट पहले का ये 1860 का सोसाइटीज एक्ट है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड कराया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी की, अब देखिए बायोमास जो पावर प्लांट है, फैक्चुअल जानकारी कि इसके तहत जो है पेडा ने जो है अभी तक 11 बायोमास पावर प्लांट लगा दिए हैं, उसमें से 97.5 मेगावाट्स का क्या हो रहा, पावर जनरेट हो रहा है। और यहां पर इन प्लांटों में 8.80 लाख मीट्रिक टन ऑफ पैडी स्टबल इज यूज्ड एनुअली टू जनरेट पावर। तो ये इतने फैक्ट्स जरूरी नहीं, लेकिन हाँ एक आंख रख लेंगे हम तो वहां पर देख कि भैया हमारे यहाँ स्टेट्स में जो है इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से हम दूसरों को भी वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर वे फॉरवर्ड लिखें जब अपने आंसर में लास्ट में, तो हम इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि इन प्लांट्स में आप देखेंगे तो 8.80 लाख जो मीट्रिक टन है पैडी स्ट्रॉ, ठीक है ना, ये आपका जो अमाउंट है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो है 20 मिलियन टन अगर वहां पे पैडी स्ट्रॉ जनरेट होता है, तो उसमें जो है लगभग जो है 5% जो है वो इस तरीके
तरीके से क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है ना, एनुअली, इज यूज्ड एनुअली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑफ, जो ये प्लांट आपके स्टेबल किए गए हैं वो आपके 4 से 18 मेगावाट के हैं और यूजिंग 36,000 टू 1,62,000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट एनुअली। तो ज्यादा हमको फैक्ट्स में उलझना नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि ये जो आपके दो लिखा हुआ है कि 2 बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 14 मेगा, जो आपका वॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, आर इन द प्रोसेस, तो अंडर प्रोसेस है ऑफ बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम जून 2021। दे विल रिक्वायर 1.26 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ ईच ईयर। देखिए न्यूज में है, कवर किया जा रहा है ना, कि लक्ष्य क्या है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और जो स्टेट के बाहर के लिए उनके लिए ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब स्पेसिफिक न्यूज है, आपको ये फैक्ट जो है वहां पर लिखना ही पड़ेगा अगर वहां पर स्टेट की पीसीएस में पूछा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट जो है करेगा क्या, तो भैया एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट के संदर्भ में फ्रेंडली है, क्यों, ड्यू टू रिलेटिवली लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। उसके बाद रिप्लेसमेंट है ये किसका, वही फॉसिल फ्यूल्स का, सच एज कोल। हमारे थर्मल पावर प्लांट से आज भी जो है वो 60% 70% हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पादन किया जा रहा है, तो भैया उससे सबसे ज्यादा आपका प्रदूषण होता है, तो उसको काउंटर करेगा ना। और जो 2005 के स्तर से आपको जीडीपी के अंतर्गत जो 30-35% आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये वहां पर हेल्प करेगा कि नहीं। तो आईएनडीसी में भी हमको लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करेगा, वहां पर हेल्प करेगा। और अगर हम सरप्लस हो जाएंगे तो कार्बन ट्रेडिंग वाले मार्केट में चले जाएंगे। सारी चीजों को ऐसे कनेक्ट करिए आप, है ना, मल्टी डायमेंशनली। उसके बाद आप देखेंगे बायो सीएनजी, ठीक है, उसी के अंतर्गत है। अब जो 8 प्रोजेक्ट हैं इसके अंतर्गत बायो सीएनजी के, वो आते हैं अंडर एग्जीक्यूशन इन द स्टेट। दे विल नीड अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्टबल एनुअली। अब जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्रोजेक्ट है, विच विल प्रोड्यूस 8,000, जो आपकी क्या बोला जाता है, क्यूबिक मीटर बोला जाता है उसको, ठीक है ना, बायोगैस पर डे, इक्विवेलेंट टू 33.23 टन्स ऑफ बायो सीएनजी पर डे, इज अंडर एग्जीक्यूशन एट, जो एग्जीक्यूशन उसका किया जा रहा है, ये आपका लहरागगा तहसील है, ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय मार्च 2021, है ना। तो जगह याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कहां पर है ये आपका, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि बायो एथेनॉल, हम बात कर रहे थे जब कहीं टॉपिक आया था जिसमें हम देख रहे थे कि जो आपके फर्स्ट जनरेशन के जो है, जो आपके बायोमास के अंतर्गत यूज किए जाते हैं वो क्या फ्यूल है, तो वहां पर जो है आपके कैसे जो आपके फूडी क्रॉप्स होते हैं उसका यूज करते हैं। उसके अलावा जब सेकेंड स्टेज में जाते हैं हम, तो वहां पर क्या करते हैं हम, फूडी क्रॉप्स को छोड़ दीजिए, जैसे आपका क्या हो गया, गन्ना वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं, बगासे मुलासे वगैरह देखते हैं, वो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद फिर थर्ड जनरेशन आ जाएगी आपकी क्या, एल्गी, और फोर्थ जनरेशन आएगी बायो सेक्वेस्ट्रेशन। तो उसी के अंतर्गत ये आपका बायो एथेनॉल है। ये फैक्ट अपन ने पहले भी कवर किया है कि जो बठिंडा का आपका तलवंडी साबो है, वहां पर जो है इसको स्थापित किया गया है। 100 किलोलीटर इसका मतलब प्रोजेक्ट है ये आपका, इज बीइंग सेट अप एट, जो आपका तलवंडी साबो है, कहां, बठिंडा में। दिस विल रिक्वायर 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्टबल एनुअली। बायोएथेनॉल कैन बी यूज, ब्लेंडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उससे प्रदूषण कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। रन व्हीकल्स आफ्टर ब्लेंडिंग विद डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है ना। तो और उसके बाद आप देखेंगे एडवांटेजेस क्या है इस प्रोजेक्ट के, तो भैया आफ्टर कमिशनिंग ऑफ दीज ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, पंजाब विल बी एबल यूटिलाइज 1.5 मिलियन टन, 7% ऑफ द टोटल पैडी स्टबल। तो जो 5% वहां कर रहे थे उसमें 2% की इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो वो 40% का इंक्रीमेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट लिखा है, तो फार्मर की इनकम क्या होगी भैया, डाइवर्सिफिकेशन होगा। जो जला के फेंक देते हैं वहां पर जो है, जो फर्टाइल लैंड के लिए भी है उनके लिए क्या हो गया, क्योंकि वो सॉइल जो डिग्रेडेशन होता था उसको भी काउंटर कर सकेंगे, उनको वहां पर इनकम भी उनकी बढ़ेगी, ठीक है ना। और उनको क्या करना, उस जो आपका वेस्ट है उसको इंडस्ट्री से कनेक्ट कर देना, तो उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग करना। तो फार्मर्स कैन बेनिफिट ह्यूजली इफ दे कैन सेल पैडी स्टबल टू द इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। नॉर्मल सी चीजें। दूसरा एनवायरमेंटल बेनिफिट, जो इतनी देर से बात कर रहे हैं अपन, रिड्यूस कर देगा पॉल्यूशन को, ठीक है ना, कॉज्ड बाय स्टबल बर्निंग, एंड आल्सो प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो मैंने बता दिया आपको, विच इज लॉस्ट ड्यू टू बर्निंग पैडी स्टबल। तो जलाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा भैया, इस तरीके की नई इंडस्ट्री मिलेगी। तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स की बात करें, तो इधर भी तो कोई स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सकता है, वैसा पूरा इकोसिस्टम जनरेट किया जा सकता है। तो एजुकेटेड जो आपके अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इन रूरल पंजाब वेयर सच प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप कैन गेट
बिग जॉब अपॉर्चुनिटीज, अवसर जो बोल रहे हैं कि उन्हें नौकरियों के जो है कई अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो भैया जो आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको मोबिलाइज कर पाओगे आप यहां से कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। देखिए ये आपका मतलब पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। थर्ड पेपर है, एनजीटी है, सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो डिस्पोजल ऑफ सिगरेट बट्स, ठीक है ना, इसको जो है अभी एनजीटी ने बोला है, सीपीसीबी को बोला है कि भैया गाइडलाइंस दिया है कि बोला कि अगले 3 महीने के अंदर जो आपके बीड़ी सिगरेट वगैरह होते हैं तो उसकी जो बट होती है जिसको फेंक दिया जाता है बचे हुए टुकड़े, तो भैया उनका आप कैसे करेंगे मैनेजमेंट, उसके निस्तारण के लिए उन्होंने वहां पर क्या दिया है, एक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। किसने? एनजीटी ने दिया। ये कब आया था आपका 2009 वाले एक्ट से? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 323 है। उसमें सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। ए में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बी में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ दीजिए, सारे इसमें आ जाएंगे। तो एनजीटी बी में आएगा। अब एनजीटी को बनाया गया है तो भैया किस लिए बनाया गया होगा कि ये हमारे एनवायरमेंट को क्या करे, स्ट्रेंथन करे, वहां पर क्या करे, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं उसको मिटिगेट करे, ठीक है ना। तो उसके लिए वो अब सीपीसीबी जो है आपकी, वो आपकी कैसी बॉडी है आपकी, ये किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई। किस एक्ट के थ्रू बनाई गई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको बताया भी है। तो ये सीपीसीबी क्या, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है सारे इनिशिएटिव्स लेती है। तो एनजीटी ने बोला कि भैया ये जो है इसके बारे में आप बताओ। एक याचिका आई है और वो बोल रहे हैं कि इसके आपके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत दिनों तक जो रहता है, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है 2001 का स्टॉकहोम समिट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंतर्गत जैसे जो आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते तो बहुत दिन तक एनवायरमेंट में रहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से पूरे पर्यावरण को ऋणात्मक प्रभाव से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसके निस्तारण के लिए इन्होंने यहां पर गाइडलाइंस जारी करने के लिए बात की है। और एनजीटी ने माना है कि जो आपका जो भी टोबैको है वो उन्होंने बोला कि वो अनडाउटली जो है आपका हार्मफुल है एंड इट इज मेनली कंसर्न विद द मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ सिगरेट एंड बीडी बे, जो आपके बट्स हैं, मतलब जो उनके बचे हुए टुकड़े हैं उनके निपटान के तरीके से संदर्भित है। ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक आपका एनजीओ है डॉक्टर्स फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट हो गया, हम यूज कर सकते हैं कि भैया ये जो है आपके अधिकारों के लिए बात करते हैं। आगे आते हैं, ये सिविल सोसाइटी का एक भाग है, सेकंड पेपर में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, और आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स फॉर यू sought instruction to regulate the disposal of cigarette and बीड़ी butts apart from prohibiting the consumption of tobacco in public places। तो भैया ये बोल रहे हैं डॉक्टर्स फॉर यू कि जो आप सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट विगरेट पीते रहते हैं उनके जो है तंबाकू के सेवन को वहां पर प्रतिबंधित किया जाए, ठीक है। तो जो आपकी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जो आपका एमओई एफसीसी जिसको आप बोलते हैं, उसने स्पेशली बोला था कि जो आपकी सिगरेट बट है ना, ये आपकी हजार्डस जो आपकी ऑब्जेक्ट जो भी आपकी वस्तु है थिंग्स है उसके अंतर्गत जो लिस्ट है उसमें वहां पर इसको नहीं रखा गया है, ठीक है ना, उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि हजार्डस नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, जो आपका क्या है, जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसका मानना है कि भैया ये जो आपके सिगरेट बट्स हैं, बीड़ी के बट्स हैं, बचे हुए टुकड़े, ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है मतलब ये जल्दी से इनका क्या नहीं होता है, जैव अपघटन नहीं होता है, और ये बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, इसका मतलब यही होता है आपका, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आराम से वहां पर उनका मतलब वापस से उनका क्या हो जाए, अपघटन हो जाए, और वापस से जो है वो कैसे हो जाए, वो वहां पर अपने आप डिस्पोज हो जाए। जैसे पॉलीथीन को क्या मानते हैं भैया, बैन कर दो। क्यों बैन कर दें? बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो बहुत दिनों तक कहां पर रहती है, हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है किसी न किसी तरीके से रोटेट होती रहती है वो, ठीक है। तो अब यहां पर जो है सीपीसीबी के बारे में जो रिपोर्ट दिया उन्होंने, वो यहां पर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि उन्होंने हाईलाइट किया है एनालिसिस करके कि जो भी आपके केमिकल्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल्स का बट में, जो आपके बट्स है ना बीड़ी के और सिगरेट्स के, उसमें किसी भी तरीके के जो है टॉक्सिन्स नहीं पाए जाते हैं जो ह्यूमंस और एनवायरमेंट पर क्या करें, नेगेटिव इंपैक्ट डालें। टॉक्सिन्स वाले जैसी चीजें होती हैं जो, वो उसमें नहीं है, वो विषाक्तता उसमें नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज जो आपका एसीटेट है वो एक मेजर कंपोनेंट है, लगभग 95% वो जो सिगरेट का बट जिससे बनाया जाता है, अलाइंग with the wrapping paper and rayon and its degradation studies shows
दैट इट विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें कोई मतलब ये बोल रहे हैं कि ये बना रहता है इतने दिन तक, मतलब अपने जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत, लेकिन इसमें जो रसायन है उसका कोई डायरेक्टली जो है नेगेटिव इंपैक्ट मानव शरीर में या मानव के साथ साथ पर्यावरण में नहीं देखा जा रहा है ना। ये जो है फाइंडिंग है। अब इसके बाद देखते हैं कि यहां पर जो है गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं किस लिए, कंट्रोल करने के लिए टोबैको को यूज को। आपने देखा होगा कि भैया जो आपका विज्ञापन है उसका एरिया बढ़ा दो तो लोगों को जो है मानसिक रूप से डर लगेगा तो वो छोड़ देंगे, है ना। तो जो हर ईयर आप देखेंगे तो 31 जो मई है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। किसके द्वारा किया जाएगा, तो भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके पार्टनर्स के द्वारा। उसके बाद अब उसका उद्देश्य क्या होगा, यही होगा कि लोगों को अवेयर करो और जो टोबैको कंजम्पशन करते हैं ताकि वो उसको रिड्यूस कर सके, जागरूकता आएगी तो जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, जो उनके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी आएगी तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद जो है जो आपकी थीम थी वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे की 2020 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री सिंबॉलिज्म स्टेटस सिंबल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम यूजिंग टोबैको एंड निकोटीन। उसी से संदर्भित आपकी थीम है, थीम भी पूछने लग गया यूपीएससी, इसलिए यहां पर फ्रेम किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे एक प्रोग्राम चलाया गया था एम सेसेशन प्रोग्राम, आप देख सकते हैं गूगल करके, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। वहां पर आपके डॉक्टर्स का जो है और जो लोग भी आपके छोड़ना चाहते हैं तंबाकू और वो एक मेंटल स्टेटस जो उनका ऐसा है कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो उनके बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू एक तरीके का ये इंटरफेस है डॉक्टर्स को और वैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि वो क्या कर सके, डॉक्टर्स उनकी हेल्प कर सके क्विट करने में। ठीक है, तो 2016 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और किसके तहत किया गया होगा, तो भैया डिजिटल इंडिया आपका इनिशिएटिव है। एम सेशन इज एन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी टू क्विट टोबैको। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ई गवर्नेंस में भी इसको यूज कर लीजिए आप, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है इसमें जो है आपका इट यूजेस टू वे मैसेजिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स विशिंग टू quit tobacco use and program experts and provides extensive support to the public। अब जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर। तो सबसे पहले कि ये लॉन्च कब किया गया था, तो 2007-8 में किया था। किसने किया होगा, सीधी बात है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने किया भैया, यूनियन मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी इकोनॉमी के पेपर से है आपके, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। जब भी कभी फिशरीज से रिलेटेड चीज आती, मैं हमेशा बोलता हूं मीना कुमारी जो कमेटी थी उसकी आप जो है रिकमेंडेशन 2-4 पॉइंट है, जरूर देखिए और एक क्वेश्चन इसमें एटलीस्ट लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर लिखते हैं तो मतलब वही मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है, मुझे ड्राइव करता है। तो आप लोग, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि रेगुलर आप लोग जो है आंसर राइटिंग करिए, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये जो है डेली का वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका यहां पर लिखा गया है कि अभी जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो उसके संदर्भ में कि 10 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटली प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री जो है मत्स्य संपदा योजना जो है आपकी शुभारंभ। अब संपदा आपने सुना था फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड थी, अब ये मत्स्य संपदा है तो किससे रिलेटेड, फिर ब्लू इकोनॉमी में चले जाइए, रिसोर्सेस पे चले जाइए, आप कहां पे चले जाइए, ये फार्मर्स की डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। क्यों 2022 तक आपके फार्मर्स को क्या करना है, डबल करना है इनकम, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही प्रावधान अपनाए गए होंगे क्योंकि ये भी तो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आएगा ना, ठीक है ना। रोजगार हमको क्या करना है, मुहैया कराना है, हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है, उसको जो है मोबिलाइज करना है, नहीं तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो है ना। तो इस संदर्भ में आप इसको देखिएगा। अब ये जो योजना है ये लॉन्च की गई किसके साथ, देखिए अलोंग विद दिस स्कीम द प्राइम मिनिस्टर आल्सो लॉन्च ई गोपाला ऐप, और वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट स्कीम है। उसके साथ साथ मार्केट की भी इंफॉर्मेशन जो है आपकी उससे संदर्भित आपका पोर्टल है फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स, तो फार्मर्स के यूज के लिए बनाया गया है। और इस ओकेजन में प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएट और किया है, सेवरल इनिशिएटिव्स जो है इसके साथ इन किस फील्ड में, फिशरीज के और आपके एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स के लिए। कहां का, बिहार में। अभी हम लोगों ने देखा था कि आपका एक सीमेन सेंटर जो है वहां पर बिहार में स्थापित किया गया, किस लिए, कि भैया अच्छी नस्ल के आपके क्या हो सके, वहां पर जो दुधारू जो आपकी गाय वगैरह हैं तो ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन हो सके, क्वालिटी जो है वहां पर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किया जा सके, इसलिए यहां पर ऐसे जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट्स लिखे गए, तो भैया किस पे फोकस होगा, ये आपका फिशरीज सेक्टर्स के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और विच इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब सारे देश के लिए ही आपकी पैन इंडिया है ये आपकी पूरी प्रोजेक्ट। और उसके बाद देखेंगे किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2020 से लेके आपकी 2020 और 21 पूरा फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, 20 से 21, और कब तक के लिए, 24-25 के लिए, 5 सालों के लिए किया गया है। किसके अंतर्गत, फिर आ गई ना चीज आपकी आत्मनिर्भर जो आपकी भारत अभियान है। तो सारे आयाम जितने आप सोच सकते हैं सब जगह जो है हमारे यहां मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रोजगार है, सरकारी रोजगार से देश के रोजगार की समस्या नहीं खत्म की जा सकती, इसलिए इतना ज्यादा कंपटीशन यहां पर होता है, ठीक है ना। तो नए नए जो फील्ड है, स्कोप है जो आपके एम्प्लॉयमेंट के, वो जो है जनरेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऐसा कर रही, सारे सेक्टर्स को जो है मैक्सिमम जो है उसका मोबिलाइजेशन जो है सस्टेनेबल आधार पर किया जा सके और इंक्लूसिव भी हो वो आपकी, ठीक है ना। तो ये जो आपकी इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो एस्टिमेट लगाया गया है लगभग 20,050 करोड़ रुपए का लगाया गया है कि इन्वेस्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। और उसमें जो है आपका ये जो 20,050 करोड़ रुपए है, मतलब ये आपका फिशरीज सेक्टर के अंतर्गत ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी सबसे ज्यादा अधिक निवेश है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं। तो लगभग में याद करिए, 20,050 लिखने की जरूरत नहीं, लगभग 20,000 ऐसे में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहां पर पॉइंट दिया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें दो तरीके से करेंगे। पहले जो आपका 12,340 करोड़ है वो प्रपोज किया गया है आपका किसके लिए, बेनिफिशियरीज के लिए, जहां पे फोकस किया जाएगा एक्टिविटीज जो होंगी आपकी मरीन के अंतर्गत, इनलैंड फिशरीज की बात किया जाएगा, एक्वाकल्चर की बात किया जाएगा, और जो बचा हुआ 7,710 आपका करोड़ है वो आपके फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। वो पूरे इनपुट्स के लिए कि भैया जो आपके फार्म से लेके और कहां तक, फार्म का जो आपका लैंड है वहां से लेके लैबोरेटरीज तक, लैबोरेटरीज से आपके मार्केट तक, तो उसी को ऐसे यहां पर लिंक कर दीजिए आप फिशरीज सेक्टर में, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है ये आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका टारगेट्स है, तो भैया यहां पे भी दुगनी करनी है इनकी आय, कब तक, अब इसमें जो सारा टाइमलाइन चलेगा वो 2022 तक था किसानों का, यहां 5 साल का लिए है, तो 24-25 तक जो है डबल कर देंगे यहां पर जो आपके यहां से जुड़े जो आपके क्या हैं लोग हैं इस व्यवसाय से जो आपके फिशरीज में। इसके अलावा 2024-25 तक जो हमारे यहां फिशरीज के अंतर्गत जो भी उत्पादन है आपका, जो प्रोडक्शन है, उसमें एडिशनल हमको ऐड करना है 70 लाख टन, और इंक्रीज करना है एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट करेंगे तो एफडीआई आएगा, एफडीआई आएगा हमारे यहां, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड आपकी, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपका दूसरी चीज हो गई, जो राजकोषीय आपका घाटा, यहां पर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेके चलिए, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेके चलिए, ठीक है ना। देखते हैं ना आप, चाइना के साथ हमारा डेफिसिट है, यूएसए के साथ हमारा सरप्लस है, इस तरीके की चीजें आप देखते होंगे। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको संतुलित कर पाएंगे। अब जब हमारे यहां विदेशी आपका जब पूंजी आएगी तो उसको जो है भारत के पास जब सरप्लस होगा तो उसको भारत सरकार सोशल जो आपके सेक्टर है, जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इस जगह क्या करेगी, वो इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है जो आपके डीपीएसपी के अंतर्गत है उसको स्थापित कर पाएगी, ठीक है ना। तो समाज में समावेशी विकास को सुनिश्चित कर पाएगी, ठीक है ना। तो उस तरीके से समझिएगा इसको। तो यहां पर जो है इन्होंने एक्सपोर्ट जो अर्निंग है उसको बढ़ा के उन्होंने बोला है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक करना है 2024-25 तक। इसके बाद आप देखेंगे तो जो यहां पर जुड़े आपके फार्मर्स बोल रहे हैं फिशरीज के, और जो फिश फार्मर्स हैं आपके, उनको जो है उनकी इनकम डबल करना है, और आपका जो डेट होगा 2024-25 होगा, ईयर जो होगा। उसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, अब देखिए खेत में आप देखिए पोस्ट हार्वेस्ट जो आपके लॉस को भी कवर किया गया किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो वैसा ही कुछ यहां पे प्रावधान है कि भैया यहां पर भी जो आपका रिड्यूस करना है जो पोस्ट हार्वेस्ट आपकी लॉस है, कितना, 20 से 25% जो अभी होता है आपका, अभी 1/4 जो आपका फिशरीज के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है उसका पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो जाता है, तो उसको जो है बिल्कुल कम करके 10% तक लाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे इससे इनकम तो बढ़ेगी ना, उनकी लॉस कम होगा तो। उसके बाद जनरेट एंड एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही है। वहां पर जो है ऐसे जो रोजगार के अवसर हैं लगभग एडिशनल 55 लाख, और प्रत्यक्षता या जो आपके अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर रोजगाररत लोग होंगे, तो वैसी वहां पर क्या करना है, रोजगार की के अवसर वहां पर उपलब्ध कराना है। बहुत बड़ा नंबर है आपका, 55 लाख जो है आपके रोजगार के अवसर वहां पर पैदा करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भैया स्पेशल अटेंशन किसमें है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज में, लाइक सीवीड और आपके ऑर्नामेंटल आपकी फिश फार्मिंग। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें फोकस किया गया है एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रूइंग, जो आपकी ब्रूइंग क्वालिटी है स्पीसीज जो आपकी फिशेस की हैं, और डेवलपिंग डिफरेंट स्पीसीज, डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट
जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है और मार्केटिंग नेटवर्क है, तो सारी चीजों को जोड़ दीजिए, वही आ जाएगी। एक तो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नस्ल की फिशेस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत डाइवर्सिफिकेशन लाना है उनकी स्पीसीज में, जो फार्मिंग करेंगे उसमें जो है उसके अंतर्गत जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको रेडी करना ही पड़ेगा, और फिर उसको आपको मार्केट के जो नेटवर्क है उससे उनको लिंक करना ही पड़ेगा, तभी तो इनकम बढ़ाइएगा, है ना। बिल्कुल वैसे ही उसको कनेक्ट करिए जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई नैम, जो उधर वहां पर किया जा रहा है फार्मर्स को डबल करने के लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है, मैंने अगस्त के एक वीडियो में बहुत अच्छे से उसको कवर भी किया है, ठीक है ना। उसी संदर्भ से इसको भी आप लेके चलिएगा। अब जो है इसके अंतर्गत जो है और भी जो अदर इनॉग्रेशन किए गए रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, तो ई गोपाला हमने कवर भी किया था इसको, कि ये जो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इंप्रूवमेंट है आपका मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। इट विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ जो आपके मैनेज करने हैं, आपके मैनेजिंग लाइफ स्टॉक, जो इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिसीज फ्री जो आपके जर्म प्लाज्म की बात की जा रही है इन ऑल फॉर्म। मतलब ये कि जैसे सीमेन होता है, एम्ब्रॉयज वगैरह होता है, मतलब क्या देश में जो पशुधन है उसके सभी रूपों में आप देखेंगे, जैसे उनके अंतर्गत वीर भी आ गया, आपका भ्रूण भी आ गया, तो रोग मुक्त आपके जर्म प्लाज्म को खरीदना और बेचना, उससे जो है नस्लीय सुधार को वहां पर सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इससे होगा क्या कि जब भैया आपकी क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज जो अवेलेबल होंगी, है ना, उसके संदर्भ में, तभी तो आप नस्ल को क्या कर सकोगे, उन्नयन कर सकोगे। तो आर्टिफिशियल इंसीमेशन जो आपका होता है, इंसेमिनेशन बोला जाता है आपका, कृत्रिम आपका गर्भाधान है। उसके अलावा जो आपके वेटरनरी जो आपके फर्स्ट एड सर्विसेज हैं, वो वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो जो भी आपके पशु की प्राथमिक चिकित्सा होती है, पशु पोषण के लिए जो भी आपके आयाम है, वहां पर आपको फार्मर्स को क्या करना, वहां पर उनको गाइड करना, उनको मार्गदर्शन देना। उसके अलावा गाइड करना आपको फार्मर्स को फॉर एनिमल्स के न्यूट्रिशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, एप्रोप्रिएट आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, जो हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वही चीजें लिखी हैं कि उस आयाम पर भी आपको वहां पर क्या करना, उनकी जानकारी देना, उनको अवेयर करना। अब जो सीमन स्टेशन की बात है, तो अभी आपको पता है कि ये जो सेंटर है आपका इक्विप्ड विथ, मतलब किसके साथ, उनको जो है पूर्णतः जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आपका जो है ये आपका सीमन स्टेशन, जिसको वीर केंद्र बोला जा रहा है, आपको बिहार के पूर्णिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने अभी वहां पर क्या किया है, उसका इनॉग्रेशन किया, उसकी स्थापना की है, ठीक है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। ये हमने कवर किया है लास्ट डे की न्यूज में भी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो सेंटर है आपका हैज बीन सेटअप अप ऑन 75 acres of land provided by the Bihar government with an investment of 84.27 करोड़। तो भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कितना करोड़ रुपए लगाए हैं, और ये आपका कैसा है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेन सेंटर है गवर्नमेंट सेक्टर का, जिसके अंतर्गत विद प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 5 मिलियन सीमेन सैंपल्स पर ईयर। तो कितना यहां उत्पादन होगा, कितना वो करेंगे, ये क्षमता इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है हमारे लिए। इसके बाद बात किया जा रहा है इन विट्रो आपकी फर्टिलाइजेशन लैबोरेटरीज की, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो आपकी बहुत सारी वेरियस आपकी इन विट्रो लैबोरेटरीज हैं आर बीइंग सेटअप अक्रॉस द कंट्री थ्रू 100% ग्रांट इन एड में दिया जाता है, इसको ग्रांट में दिया जाता है। जो आप देखते हैं आर्टिकल 275 282 के अंतर्गत आप देखते हैं जो आपके ग्रांट की बात की, ग्रांट मतलब अनुदान, अनुदान का मतलब क्या, अनुदान मतलब जो दे दिया गया वो वापस नहीं आएगा, तो 100% ग्रांट इन एड है। इसके बाद आप देखेंगे दीज लैब्स आर क्रूशियल फॉर प्रोपागेटिंग एलीट एनिमल्स, एलीट मतलब अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनका वंश बढ़ाना है, उसमें ये क्या करेगी, हेल्प करेगी ऐसी लैब। तो जब आपकी जो है ब्रीड अच्छी होगी तो वहां पर जो है मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, है ना। उसकी जो है क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सुधार होंगे, है ना। उसके अंतर्गत जो है उस संदर्भ में ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी योजना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है, देखिए यहां पर एक शब्द जो है आपका यूज किया गया है कि जो आपकी मतलब यहां पर 30 जो है ईटीटी और आईवीएफ लैब की स्थापना की जा रही है। ये फैक्ट है। ईटीटी क्या है आपका, ईटीटी जो है आपका एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय होता है उसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, जैसे आप जो है 3 पैरेंट जो है आपकी बेबी जो आप सुने होंगे कॉन्सेप्ट, है ना, साइंस एंड टेक के अंतर्गत पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वही एम्ब्रॉय ट्रांसफर से ये भी आपकी ब्रीडिंग के लिए अपग्रेडेशन जो होती है उसमें उसके लिए यूज किया जाता है कि अच्छी नस्ल से संदर्भित वहां पर क्या किया जा सके, ऐसे जो है पशुओं का वहां पर क्या किया जा सके, उनका उत्पादन किया जा सके, उनको बनाया जा सके वहां पर, ठीक है ना, उससे संदर्भित है। नेक्स्ट जो है हमारा वो न्यूज है हमारी, इसको कवर भी किया था, यहां पर कुछ पॉइंट्स फिर आए हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपका जीएस जो आपका पेपर 3 है उससे रिलेटेड है।
हमने पढ़ा था कि जो ईज है आपका इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, जो एक्सेलेंस है आपकी 2.0, बैंकिंग रिफॉर्म आपका क्या है, इंडेक्स है। किससे रिलेटेड है, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, ठीक है ना, जिसमें अभी जो रिलीज किया गया है आपका, उसमें बताया गया है 2018 से 20 जो रिलीज किया गया है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपके बैंक्स हैं उनको वहां पर क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया है, कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसके बाद जो है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ आपके प्रदर्शन करने वाले बैंक है, रिवीजन है आपका, रेपिटिशन है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक और जो आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय से पूर्व उसको मतलब जो है सम्मानित किया गया था, अब तो उसका विलय हो गया तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे टॉप इंप्रूवर जो थे, उसमें जो टॉप 3 आपके बैंक हैं उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और कॉर्पोरेशन बैंक लिखा गया है, जो विलय से पूर्व था, क्योंकि अब उसका यूबीआई में हो गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा इनको रैंकिंग मिली है। अब जो मार्च 2019 से 20 के बीच में जो डेटा दिया है, कल भी अपन ने देखा था कि इनमें जो है 37% का क्या क्या देखा गया, उनमें परफॉर्मेंस जो है वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया है, जो टेन्योर लिया है इन्होंने 2019 से 20 के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद एज वेल एज द एवरेज जो आपकी मतलब लिखा हुआ था कि जो ईज करने की आपके जो इंडेक्स है उसमें जो स्कोर है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो इंक्रीज हुआ है 49.2 से 67.4 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। कुछ डेटा है ये जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, एक दो डेटा आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है आपके, उन्होंने इनॉग्रेट किया है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की, किसके द्वारा, पीएसबीज के द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ऑन द ओकेजन इन फरवरी। आप 2020 की बात करें तो ईज 3.0 2020-21 के लिए जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैंकिंग को यहां पर क्या किया गया, उसका भी अनावरण किया गया। अब तो कोविड के कारण ये जो है ये अत्यावश्यक हो ही गया है, तो पहले से ही उधर की ओर जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के चल रहे हैं। अब जो आपकी ईज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स है, तो भैया 2018 जनवरी में इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक और आपके गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए, इनहैंस करने के लिए एक्सेस और जो आपकी सर्विसेज जो है एक्सेलेंस, ठीक है। इसके संदर्भ में इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स क्यों बनाया जाता है, ताकि उससे कॉम्पिटेटिव जो है, कॉम्पिटेटिवनेस जो है बढ़ाई जा सकी, जहां पर प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, उससे संदर्भ करके देखिएगा। नीति आयोग जो है इतने सारे इंडेक्स क्यों निकालती कि भैया एक जो आदमी आगे बढ़ेगा उसको देख के जो है दूसरा आदमी भी आगे बढ़ेगा। रैंकिंग के लिए पढ़ते हैं ना हम लोग, हमको रैंक चाहिए, यूपीएससी में टॉप करना है तभी आईएएस मिलेगा, टॉप 50 चाहिए, टॉप 100 चाहिए, उस संदर्भ को लगा के यहां पर आप उसको देखिए। अब इसमें नाम याद रखिएगा, इसमें कोलैबोरेशन है आपका इसको प्रिपेयर करने में, तो किसके साथ होगा, तो जो आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है और आपका एक ही आपकी जो फॉरेन कंसल्टिंग ग्रुप है जिसको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, तो भैया जो इसका पर्पस है वो क्या करना है, रिफॉर्म्स इज टू इंप्लीमेंट ऑन इंस्टीट्यूशनली क्लियर एंड स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो भैया जो आपकी सर्विसेज हैं उसको ईज किया जाए, उनकी पहुंच जो है सुनिश्चित और वायबल बनाया जा सके, और जो करप्शन वगैरह चल रहे हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स में, तो आप लोग जो 4R रिफॉर्म्स है ये सब आप देख ही रहे होंगे, कितनी सारी कमिटीज जो बनी हुई है, एनपीएस राइज हो रहा है, तो उन सब चीजों को जो है एड्रेस करने के लिए बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका 2.0 आपका जो स्कीम थी इसके अंतर्गत वो 6 आयामों को कवर करती थी, कल भी ये अपन ने कवर किया था। पहला रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, दूसरा कस्टमर की अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल करना पड़ेगा, उत्तरदायी जो है आपकी बैंकिंग व्यवस्था, दूसरी कस्टमर की जो कस्टमर के प्रति जो है जवाबदेहिता, उसके बाद जो है पीएसबीज को एज एंटरप्रेन्योर्स, है ना, इंटेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें मैं बार बार बोलता हूं आपको कि दीपक मोहंती कमेटी को जरूर कोट करना है, उसके अंतर्गत जो जेंडर इक्वालिटी वाला है आयाम, उसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह की बात करते होंगे, एमएसएमई में आप बात करते होंगे मुद्रा बैंक की, लास्ट माइल डिलीवरी की बात की जाती है उसके अंतर्गत, फसल बीमा योजना, फॉर्मल क्रेडिट्स, है ना, भूमि रिकॉर्डों का जो आपका डिजिटलीकरण है, आधार से जो लिंक कर रहे हैं, वो सब चीजों को आप कनेक्ट करिएगा यहां पर, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये जो है आपके इसमें एक और जो है पॉइंट आपका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपकी बात की गई है उसको भी एनहांस करना है ना, उसके जो वितरण का प्रशासन है उसको, और एचआर को भी शामिल किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स को। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो मेजर अचीवमेंट्स हैं 2018 से 20 के बीच में वो यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो आपका 140% का इंक्रीमेंट देखा गया है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आपके मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू अब किए जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अब वर्चुअल मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी है,
जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं या भीम ऐप यूज कर रहे हैं, तो इससे जो है ट्रांजैक्शन जो है आपका वो बढ़ा है, ठीक है ना, इससे बढ़ा है विथ अराउंड 4 करोड़ आपके एक्टिव मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग कंज्यूमर्स, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो नियरली 50% इंक्रीमेंट देखा गया है फाइनेंशियल आपके ट्रांजैक्शन में, जो आपका डिजिटल मीन्स है, ठीक है ना। और यहां पर पहले में बताया गया कि भैया 140% जो है आपके कंज्यूमर्स थे, है ना, उनमें वृद्धि हुई है जो आपकी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हैं। उसके बाद बताया कि डिजिटल माध्यमों से जो आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें भी 50% का इंक्रीमेंट देखा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके कॉल सेंटर्स हैं बैंकिंग के जो चल रहे हैं, तो वो जो है आपके अलग अलग भाषाओं में भी जो है स्टेबल कर रहे हैं अपने जो आपके क्या है कॉल सेंटर्स, तो उससे जो है भाषागत जो रीजनल लेवल पे जो समस्या आती कम्युनिकेशन में उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। जैसे आपकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस को यूज किया जा रहा है कस्टमर्स की जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए। देखिए कस्टमर का नाम तो कष्ट से मरने वाले को ही कस्टमर बोलते हैं ना, तो उनकी तो समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, है ना, जैसे अपन है, तो अपनी समस्याओं को वहां पर एड्रेस करने के लिए ये वहां पर किया जा रहा है। तो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, गुजराती, बंगाली है ना, तो ये बैंक के कॉल सेंटर्स में अभी जो है एक्टिव है आपके, है ना, विभिन्न देशों मतलब देश के विभिन्न भागों में, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो जो इशू किया गया है ना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके करते हैं, तो जो सेविंग अकाउंट्स हमारे यहाँ कस्टमर है उसमें भी जो 23 करोड़ जो लोग हैं उनको वो जारी किया गया। ये कुछ पॉइंट्स है, इसमें कुछ रख सकते हैं अपने पास आप। इसके बाद आप देखेंगे तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्होंने रिफॉर्म किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नियरली 5 फोल्ड जो है इंक्रीज इन रिटेल एंड एमएसएमई लोन डिसबर्समेंट। देखिए यहां पर ये है कि 5% जो है आपका यहां पर जो लिखा गया है कि यहां पर जो 5 गुना 5 टाइम्स है, ये 5 फोल्ड नहीं है, मतलब लगभग 5 गुना की वृद्धि देखी गई है जो आपकी रिटेल और जो आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो आपका क्रेडिट दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत उसके वितरण में जो है 5 गुना की वृद्धि देखी गई है। 1.5 लाख से बढ़कर जो है 8.3 लाख जो हो गया है वहां पर क्रेडिट। और इसमें जो है आपके किसका मतलब डेडिकेटेड आपके सेल्स फोर्स जो है आपकी और मार्केटिंग जो आपके एग्रीमेंट्स है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो 67% का रिडक्शन देखा गया है। एवरेज जो टाइम पहले लगता था, मान लीजिए कोई लोन लेने गया तो पता चला 1 महीना लगता था, तो जो एवरेज आपका 30 डेज था ये अबाउट अब 10 डेज बचा है, मतलब 67% का रिडक्शन देखा गया है। देखिए टाइम जो सेविंग होती है वो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, उसको जो है वो वहां पर आप व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम गया तो गया, वो लौट के नहीं आएगा, तो वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो उस आयाम को भी यहां पर एड्रेस किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि रोल जो बताया गया है पीएसबीज का इन हैंडलिंग कोविड-19, तो ड्यूरिंग जो कोविड-19 की बात करें तो मोर देन 80,000 बैंक जो ब्रांचेस हैं आपकी जो एक्टिव है वेरियस पार्ट्स में कंट्रीज के विभिन्न भागों में, एज वेल एज 3 जो आपकी 3 मतलब फोल्ड फिर लिख दिया है इन्होंने, तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है 3 फोल्ड का मतलब ही वही है कि 3 टाइम्स उसमें इंक्रीज देखा गया है ना, इंक्रीमेंट देखा गया है। किस लिए? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो आधार इनेबल्ड होने लगा पेमेंट सिस्टम, तो उसके कारण जो है 80,000 से जो अधिक बैंक शाखाएं इसके अंतर्गत क्या रही, सक्रिय रही। वो आप माइक्रो एटीएम वाली जो भी आप सुविधाएं देखती हैं वो भी इसके अंतर्गत जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा वैसे ट्रांजैक्शन में 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। और आप देखेंगे बैंकिंग जो आपकी आउटरीच है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी तो सबसे पहले जरूरी है ना, इंक्लूजन का मतलब ही क्या है, पहले तो एक्सेस बनाइए एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी की बात आती कि वहनीय बनाइए, उनकी जो पहुंच जो है सुनिश्चित करिए, ठीक है ना। तो ये जो है एक्सेसिबिलिटी के लिए इन्होंने यूज जो किया है 75,000 बैंक मित्रास को वहां पर इन्होंने यूज करके इस तरीके से आउटरीच को अपनी बढ़ाया है। मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये इंक्लूसिव हो गया, है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है यहां पर कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, आप देख जाइएगा, स्मार्ट बैंकिंग को यहां पर बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा फेज है आपका, यहां पर ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका ये एमसीक्यू, ये साउथ जो आपका कॉर्पोरेशन है उससे रिलेटेड है। साउथ का मतलब वही है जो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डीकॉलोनाइजेशन वी औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो है आप नीचे वाले पूरे एरिया को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है आपका साउथ सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं आपके। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है और यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि जो इसकी अभी आप देखेंगे तो 12 सितंबर 2020 को साउथ जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए इंटरनेशनल डे जो है यूएन ने ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है क्या, तो आपका ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है, किस लिए,
कोलैबोरेशन के लिए ऐसी कंट्रीज के बीच में, है ना, जो आपके सदर्न वाले, जो आप ऐसे समझिए जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस है उनके बीच में। ब्रिक्स सिक्स को आप क्या समझते हैं, ग्लोबल साउथ ही बोला जाता है उसको, ठीक है, उसी के अंतर्गत। अमंग कंट्रीज ऑफ द साउथ इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशन, सोशल वेलफेयर, कल्चरल जो आपकी टाइज है, एनवायरमेंटल और आपकी टेक्निकल डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन टेक्निकल एड प्रोग्राम बाय द, जो आपकी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ना, उसके द्वारा साउथ साउथ कोऑपरेशन आपका स्टार्ट किया गया था 1949 में। कब किया गया था, 1949 में। देखिए ग्लोबल साउथ की स्थिति कैसी है, एक तरफ डीकोलोनाइज जो आपकी है आपकी कंट्रीज है, इंडिपेंडेंट हुई आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नाम देखते हैं आप, G77, यूएनओ देखते हैं। और प्रॉब्लम कैसी है, आईएमएफ में, जो आपका वर्ल्ड बैंक में, आईबीआरडी, गैट के अंतर्गत, डब्ल्यूटीओ की समस्या जिसको ब्रेटन वुड्स आप सब व्यवस्था बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत है ना, देखते हैं ना। आईएमएफ में जो है तो वहां चेयरपर्सन या तो यूरोप का होगा या यूएसए से होगा, कोटा सिस्टम है वहां पर, तो वोटिंग राइट जो है आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से है, तो G7 की वहां पर वोटिंग 55% है, उस संदर्भ में लेके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, कंटेक्चुअल जानकारी है। 1949 में साउथ साउथ जो है सहयोग शुरू हुआ आपका इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है यूएन की, उसके अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजिकल एड प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट है कि यूएन ने इसका जो लॉन्च किया है आपका एजेंडा 2030 का, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, दिस इज अ यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और ये जो है आपका रोगन आर्ट के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, स्टेटमेंट देके पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भैया ये जो आपका आर्ट है, ये जो इसका ओरिजिनेशन ये पर्शिया से हुआ है, एंशियंट टेक्सटाइल आर्ट है आपका, ठीक है। ये प्रिवलेंट करता है भारत में, अगर आप देखेंगे भारत वाले एरिया की बात करेंगे तो जो ये भारत वाला क्षेत्र है आपका, इधर का कच्छ वाला, गुजरात वाला, वहां से ये रिलेटेड है। और ये जो 300 वर्ष पहले भारत में भी इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि जो ये रोगन वर्ड है, पर्शियन ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है, ऑयल है। मतलब रोगन एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी टेक्निक है पेंटिंग की, जिसमें मतलब कपड़े में क्या किया जाता है, कपड़े पर पेंटिंग की जाती है, और इसमें यूज क्या किया जाता है, तो ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है, जो बने होते हैं आपके कैस्टर ऑयल और आपके नेचुरल कलर्स से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली इट वाज यूज्ड इन रीजनल ट्राइब्स इसको यूज करती थी टू एम्बेलिश द ब्राइड्स क्लोथ्स, जो आपकी दुल्हन के कपड़े होते थे उनकी सजावट के लिए। दिस आर्ट इज यूज्ड टू डेकोरेट द एजेस ऑफ घाघरा, ओढ़नी और बेडशीट। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लास्ट वन ये है कि प्रेजेंटली दिस आर्ट इज बीइंग यूज्ड ऑन द वॉल एज वेल, मतलब अभी इनका उपयोग दीवारों में भी किया जाने लगा है। ड्यू टू विच दिस आर्ट हैज ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन द नेम ऑफ रोगन काम के नाम से ये अभी जो है लोकप्रिय हो गया, क्योंकि दीवार में भी जो इस कला का उपयोग होने लग गया है, तो उसके कारण पॉपुलैरिटी मिल रही है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर भी आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। ये सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है आपका फर्स्ट जो आपका वर्ल्ड वॉर टेक्नोलॉजी समिट हुई है, उसके बारे में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर कि जो पहला आपका वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट है ऑर्गेनाइज किया गया भैया आईएसए के द्वारा 8 सितंबर 2020 को, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये जो इसमें जो इनोवेशन की बात की जा रही है, एज द कन्वेनर ऑफ द आईएसए ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज वर्किंग विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू ऑर्गेनाइज दिस समिट। बिल्कुल ठीक बात है, कंटेक्चुअल जानकारी दूसरा भी सही है। तीसरा ये कि मोर देन 26,000 participants from 149 countries participated in this virtual summit, वर्चुअली हो रही है भैया, कोविड है। इसके बाद ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस आईएसएस टेक्नोलॉजी मैगजीन, एक मैगजीन लॉन्च की गई थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नाम से समझ जाएंगे, सोलर कंपास 360, उसको लॉन्च किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका भी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है कि द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू बी ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्डर्स, जो हैं आपके लीडिंग एकेडमिक, जो आपके साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, रिसर्च एंड इनोवेटर्स, टू प्रेजेंट एंड डिस्कस द की फीचर्स ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, किस लिए, क्यों भैया, इसको प्रमोट करने के लिए, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चैलेंजेस एंड कॉन्सर्न। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका डोंगरिया कोंद, जो आपकी उड़ीसा वाली नियामगिरी वाला जो आपका क्षेत्र है, वहां के जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पीवीटीजीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो ये ट्राइबल म्यूजियम है आपका उड़ीसा का,
उसने अभी किया एक शॉर्ट टीम, जो आपकी शॉर्ट फिल्म है आपकी, उस पर फोकस किया था। उसके अंतर्गत जो है ऑन द लेबर कोऑपरेटिव्स ऑफ द डोंगरिया कोन ट्राइब, देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि जो डोंगरिया कोन है आपकी, ये पीवीटी चीज है, इनहैबिटिंग द स्लोप ऑफ द नियामगिरी हिल्स इन द रायगढ़ एंड जो आपका कालाहांडी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया ये जो है आपकी किस जगह से रिलेटेड है, और पीवीटी चीज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि ये जो आपकी ट्राइब है प्रैक्टिस कर रही है एट लीस्ट 10 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लेबर शेयरिंग विद इन इट्स कम्युनिटी। तो देखिए किस तरीके से सोसाइटी में हार्मनी है, किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये वहां से जो मॉडल है वो और भी जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जो है कोऑपरेटिवली जो लिखा है, सहकारिता के आधार पे यंग बॉयज गर्ल्स हो, चाहे मैन हो, वुमेन हो, चाहे एल्डरली हो, वो कंट्रीब्यूट जो करते हैं इक्वली करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर इन द विलेज फील्ड्स एंड जो भी आपके वहां पर खेत हैं, बाग हैं, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो ये बिल्कुल ठीक है ये भी स्टेटमेंट। यहां भी सभी के सभी स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसका आंसर आपका ऑल होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।